Good morning to all of you. Friend, this is Archana Economica. फ्रेंड्स लास्ट अभी वीडियो में थोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्लिच अचानक वीडियो रुक गया था एंड हम उसी पेज से रीस्टार्ट करते हैं जहाँ पर रुका हुआ था, राइट? उसी क्वेश्चन से मतलब, राइट? सो हमारा ये क्वेश्चन था लास्ट, यही हम रीडिंग कर रहे थे 143 क्वेश्चन नंबर, राइट? तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं? तो हम सभी को मालूम है, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। तो नीला, पीला और लाल, नीला, पीला और लाल, राइट? वर्ण का स्वभाव रंगते होती हैं। यूँ तो यूँ तो रंगतों के अनंत नाम है, परंतु मुख्य रंगते 3 हैं। कौन कौन सी? नीला, पीला और लाल। दो मुख्य रंगतों के मिश्रण से 3 द्वितीय श्रेणी के रंगतें निर्गत होती हैं, जिन्हें नारंगी, बैगनी, हरित तथा हरित कहा जाता है। निकटवर्ती मुख्य तथा द्वितीय श्रेणी के रंगतों के मिश्रण से जो रंगतें बनती हैं, उन्हें मध्यवर्ती रंगतों की श्रेणी में रखा जाता है। ध्यातव्य है कि उपरोक्त रंगतें पदार्थ की रंगतें हैं, जबकि प्रकाश की रंगतें इनसे भिन्न होती हैं। प्रकाश की मुख्य रंगतों के अंतर्गत लाल, हरा तथा नीला आते हैं, राइट? रंगों का हल्कापन व गहरापन क्या कहलाता है बेटा? ये आप बार बार ये पढ़ चुके हैं, आप प्लीज़ बताइए, ठीक? हम सीधे आंसर पे आते हैं। आइए, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। रंगों के हल्केपन व गहरेपन को उसका बल, मान या वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? बल, मान या वैल्यू कहते हैं हल्केपन और गहरेपन को, ठीक? और ह्यू किसे कहते हैं? रंगों के नेम को कहते हैं। ये चीज़ें मतलब परमानेंट मेमोरी में डाल लो, कभी भूलोगे नहीं। प्रकाश से लेकर अंधकार तक श्वेत एवं काले वर्णों के अनेक मिश्रण हो सकते हैं, जिनमें श्वेत व काले रंग के अनुपात में भिन्नता रहेगी। ये श्वेत रंग के विभिन्न बल कहलाएंगे। इन्हीं की तुलना में यदि हम अन्य रंगों को रखें तो उनके बलों की स्थिति जान पड़ती है, वह जान सकते हैं। जैसे रंगों का बल श्वेत एवं काले के मध्यवर्ती भूरे के समान या कुछ गहरा या हल्का होता है, राइट? समझ पा रहे हैं? लाल रंग का बल जो है श्वेत एवं काले रंग के मध्यवर्ती यानी भूरे रंग के समान या कुछ गहरा या कुछ हल्का होता है, ठीक है? प्रांग कलर क्या होता है? प्रांग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक रंग, कई बार चर्चा हो चुकी है, लाल, पीला और नीला, ठीक? प्रांग कलर चार्ट के अनुसार प्राथमिक रंग 3 हैं, पीला, लाल और नीला, जबकि दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से 3 द्वितीयक श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। और द्वितीयक, ध्यान से सुनना, एवं निकटवर्ती प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के रंगों के मिश्रण से जो तैयार होते हैं, उन्हें मध्यवर्ती रंग कहते हैं। मध्यवर्ती रंग निकटवर्ती प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के रंगों से जो तैयार होता है, उसे मध्यवर्ती रंग कहते हैं, राइट? उसके बाद जो 2 द्वितीयक रंगों के मिश्रण से होता है, उसको तृतीयक रंग कहते हैं। 2 तृतीयक रंग के मिश्रण से जो प्राप्त होता है, उसे चतुर्थक रंग कहते हैं, क्लियर? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पॉइंट शुड बी नोटेड, नहीं पूछ रहा है तो पहले है कौन सा ये बता दो। तो प्राथमिक रंग के तहत पीला, लाल और नीला आता है। पीला, लाल और नीला आता है। तो द्वितीयक रंग में कौन सा आएगा आपका? बैगनी, नारंगी और हरा। तो इसमें देखो ऑप्शन में हरा आपका प्राथमिक रंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये द्वितीयक रंग है। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना कौन सी है बेटा? आपका सदृश, एनालॉगस, राइट?
प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग सदृश एनालॉगस रंग योजना में किया जाता है। सदृश रंग योजना एक सामंजस्यपूर्ण रंग योजना है क्योंकि इसमें एक वर्ण यानी ह्यू कॉमन होता है, जैसे पीला हरा, हरा नीला, लाल पर्पल, नीला पर्पल, राइट। पीला हरा, हरा नीला, लाल पर्पल, नीला पर्पल, ये रंग योजनाएं मोनोक्रोमेटिक रंग योजनाओं की अपेक्षा रंगाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण और आकर्षक रंग योजना प्रस्तुत करती हैं, राइट। आइए सारी देखो टीजीटी वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हल्के में मत लेना। समीपवर्ती रंग योजना, समीपवर्ती रंग योजना कौन सी है? एक रंगीय योजनाएं, ठीक। एक रंगीय योजनाएं समीपवर्ती रंग योजना है। वर्ण के गुणों के आधार पर वर्णहीन, एक वर्णीय, बहुवर्णीय, समरूप, समीपवर्ती एवं मध्यवर्ती आदि रंग योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग एक ही परिवार के होते हैं का चयन समीपवर्ती रंग संतति कहलाता है, जैसे नारंगी लाल बैगनी अथवा पीला धानी हरा आदि समीपवर्ती रंग योजनाएं कहलाती हैं, राइट। देख लीजिए, हरा पीताभ हरा हो गया, पीला नारंगी हो गया, लाल बैगनी हो गया और आपका नीला नीलमणि हो गया। क्लियर सका? अधिक मूल्य का रंग, अधिक मूल्य का रंग कौन सा होगा बेटा? काला होगा। काला अधिक मूल्य का रंग है। मूल्य का संबंध रंगों के गहरेपन या हल्केपन से होता है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक। सफ़ेद रंग सबसे कम मूल्य का माना जाएगा और काला रंग सबसे मूल्यवान माना जाएगा, राइट, क्योंकि उससे गाढ़ा कोई रंग नहीं होता, इसलिए। रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है। तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, मूल्य क्या होता है? हल्कापन, गाढ़ापन होता है, क्यों इनका नाम होता है। और रंगों के चमकदार और धुंधलापन क्या कहलाता है बेटा? आपका क्रोम कहलाता है। रंगों की चमकदार धुंधलापन क्रोम या घनत्व, क्रोमा जिसे बोलते हो, क्रोम क्रोमा घनत्व कहलाता है। घनत्व अथवा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा। अधिक घनत्व के वर्णों में चमक आ जाती है। मिश्रित वर्णों में कम घनत्व होता है, जिससे वर्ण धूमिल अथवा धुंधले हो जाते हैं। वर्णों के इन गुणों को ध्यान में रखकर ही चित्र में वर्ण संयोजन किया जाता है। जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं, तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या होते हैं? गहरे होंगे, राइट। प्रत्येक रंग पहले से अधिक गहरा होगा। हमारे दृश्यात्मक अनुभव का महत्वपूर्ण पक्ष वर्णबोध होता है। जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं, तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक गहरा प्रतीत होता है। वस्त्र संयोजन में प्रत्येक रंग का उचित स्थान होता है, आवश्यक है। रंगों के विभिन्न संयोजन से ही वस्त्रों में आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। त्रयात्मक रंग योजना में किस प्रकार के रंग सम्मिश्रित हैं? कौन से रंग सम्मिश्रित हैं बेटा? विरोधी रंग। त्रयात्मक रंग योजना में विरोधी रंग का सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है, राइट। आइए, इसके बाद का चैप्टर हमारा फर्नीचर होगा, राइट। चलिए, ROY किस रंग समूह से संबंधित है? तो R का मतलब क्या होता है? रेड। Y का मतलब ऑरेंज, सॉरी दिमाग खराब हो गया मेरा। O फॉर ऑरेंज एंड Y फॉर येलो, ठीक। ROY कौन से कलर है? प्राथमिक कलर है, राइट।
अक्षर ROY में किस रंग समूह की याद दिलाते हैं? तो यही है प्राथमिक। ठीक, इसमें इनमें से कौन सा पूरक रंग योजना नहीं है? तो पूरक रंग योजना नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो आपका है कौन सा पहले ये जान लीजिए। आपका नीला और केसरी है, लाल हरा है, लाल बैगनी है, पीला और बैगनी पूरक रंग योजना नहीं है। राइट, बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? रंग। बाह्य सज्जा में रंग महत्वपूर्ण होता है। बाह्य सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण रंगों का स्थान रंगों का होता है। विभिन्न रंगों के प्रयोग से रंग घर की सुंदरता बढ़ जाती है। लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं, जो मूल रंग कहे जाते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? कौन सा द्वितीयक रंग है? नारंगी। नारंगी द्वितीयक रंग है। यह रंग सबसे अधिक भड़कीला तथा गाढ़ा माना जाता है। इसमें दोनों प्रकार के उष्ण रंगों का मिश्रण है, लाल तथा पीला। विशुद्ध रूप से सजावट में इसका अधिक मात्रा में प्रयोग अवांछनीय है। यह रंग शक्ति, आशा, उत्साह, आतिथ्य, सत्कार के भावों का द्योतक है। बहुधा इसका प्रयोग काले अथवा विरोधी रंग को मिलाकर सौम्य रूप से किया जाता है। राइट, रंग जो कोल तार से तैयार किए जाते हैं वे क्या होते हैं बेटा? प्राकृतिक रंग होते हैं। जो कोल तार से तैयार किए जाते हैं प्राकृतिक रंग होते हैं। राइट, जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? गहरा लाल हो जाता है। ध्यान से सुनना। घी लिया आपने, घी, पिघला हुआ घी। ठीक, इसमें अम्ल शक्कर के साथ इसको मिलाया, अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाता है, एसिड शक्कर के साथ मिलाया जाता है, तो उसका रंग क्या हो जाएगा? गहरा लाल हो जाएगा। ठीक, तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। समझे? समझ में आ रहा है? जो फूड प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसमें जो मिलावट होता है, राइट, उसको आप कैसे पहचान सकते हो? तो ये बताया जा रहा है जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाता है, ठीक, तो उसका रंग जो है गहरा लाल हो जाता है। ठीक, ये दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी जानते हो क्या होता है? कैसे मैं आपको बताऊँ? देखो, वनस्पति घी नहीं होता है, लेकिन घी की ही तरह टेक्सचर रखता है वो। अब तो अभी भी हो सकता हो उसको, मतलब गांव वगैरह में कभी आप गए होंगे, दादी वगैरह से बात करोगे, या आपने देखा होगा गांव में कभी पुराने टाइम में डालडा यूज़ किया जाता था। ठीक, जब कोई फंक्शन वगैरह होता था लोग ऑलमोस्ट क्या करते, डालडा लेके आते थे। वो डालडा ही वनस्पति घी है। वो क्या होता था, ठंडियों में वो भी एज इट इज़ जम जाता था, वाइट कलर ही टेक्सचर उसका होता था। ठीक, पर वो घी नहीं होता, वो वनस्पति घी होता है। तो जब घी के अंदर, देसी जो हमारा घी होता है, इसके अंदर अगर वनस्पति घी मिलाया जाता है तो क्या होता है, पिघले हुए घी में HCl एसिड, राइट, अम्ल जो है शक्कर के साथ मिलाया जाता है तो उसका रंग गहरा लाल हो जाता है, जो दर्शाया जाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। इस तरह से आप मिक्सचर वगैरह को चेक कर सकते हैं। राइट, हरा, नारंगी, बैगनी रंग कौन से हैं बेटा? कई बार चर्चा हो चुकी, प्लीज़ बताइए। प्राग के अनुसार रंग 5 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं, मध्यवर्ती यानी माध्यमिक होते हैं, तृतीयक रंग होते हैं और चतुर्थक श्रेणी के रंग होते हैं। प्राथमिक रंगत 3 हैं, पीला, लाल, नीला। दो मुख्य रंगतों के मिश्रण से 3 द्वितीयक श्रेणी के रंग मिलते हैं। राइट, जैसे हरा, नारंगी और बैगनी। निकटवर्ती
मुख्य द्वितीयक श्रेणी के रंगतों के मिश्रण से जो रंगतें प्राप्त होती हैं। ध्यान से सुनो, निकटवर्ती मुख्य रंग और द्वितीयक श्रेणी के रंगत से जो है जो कलर प्राप्त होगा वो उसे मध्यवर्ती कलर कहते हैं। ठीक, जबकि द्वितीयक श्रेणी के रंगतों के मिश्रण से बनने वाले रंग तृतीयक होते हैं। तृतीयक के मिश्रण से बनने वाले रंग चतुर्थक होते हैं। राइट, ये देख लो, देख लो ये। ठीक, तो आपका 1 मिनट में थोड़ा और छोटा कर दूँ, है ना। नाउ दिस इज ओके, देख रहे हो। ठीक, ये आपका चार्ट है। प्राथमिक को मिलाने से द्वितीयक बना, द्वितीयक प्राथमिक निकटवर्ती और द्वितीयक को मिलाने से मध्यवर्ती बना। ठीक, और द्वितीयक को मिलाने से तृतीयक बना, तृतीयक को मिलाने से चतुर्थक बना। राइट, चलो फिर हमारा नीला रंग प्रतीत होता है। नीला रंग साहस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? साहस का। फर्नीचर, आइए सरकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फर्नीचर हमारा नया चैप्टर है। ढलाई वाले फर्नीचर आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो किस चीज़ से? प्लास्टिक से। ढलाई वाली फर्नीचर प्लास्टिक के आसानी से बनाए जा सकते हैं। ढलाई वाले फर्नीचर आसानी से प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक संश्लेषित अथवा अर्ध संश्लेषित कार्बनिक ठोस पदार्थों के एक बड़े समूह का सामान्य नाम है। इससे बहुत सारे औद्योगिक उत्पाद निर्मित होते हैं। प्लास्टिक प्रायः उच्च अणु भार वाले बहुलक होते हैं, जिनमें मूल्य कम करने या अधिक कार्य क्षम बनाने के लिए कुछ अन्य पदार्थ भी मिश्रित किए जा सकते हैं। अपहोल्स्टरी, ठीक है ना। अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो फर्नीचर को ढकने के लिए। फर्नीचर को जो आप ढकते हो, सोफ़ा होता है, कोई होता है कवर जो लगाते हो ना, कवर करने के लिए जो आप जो है क्लॉथ यूज़ करते हो, कपड़ा यूज़ करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अपहोल्स्टरी बोलते हैं। ठीक, अपहोल्स्टरी का प्रयोग कपड़ों फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इससे फर्नीचर की ज़िंदगी तो बढ़ जाती है, साथ ही कक्ष की सुंदरता भी अच्छे में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार अपहोल्स्टरी का उपयोग मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फर्नीचर की ज़िंदगी में बढ़ोतरी करना, अर्थात फर्नीचर को मजबूत और टिकाऊ बनाना। राइट, फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ाना और कक्ष की सुंदरता में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Just wait, let me set it कर दूँ मैं, then yes, आ जाओ। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं बेटा? अपहोल्स्टरी कहते हैं। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को अपहोल्स्टरी कहते हैं। राइट, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को अपहोल्स्टरी कहते हैं। अपहोल्स्टरी का प्रयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इससे फर्नीचर की ज़िंदगी बढ़ जाती है, साथ ही कक्ष की सुंदरता में भी अच्छी वृद्धि होती है। अपहोल्स्टरी का उपयोग मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फर्नीचर की ज़िंदगी में बढ़ोतरी करना, अर्थात फर्नीचर को मजबूत व टिकाऊ बनाना, फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ाना, कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। ठीक, फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है? बारोक शैली का कौन सा काल है बेटा? 1775 to 1800, 1775 से 1800 तक। ठीक, आंतरिक सज्जा में फर्नीचर केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। फर्नीचर का महत्व न केवल आंतरिक सज्जा कार्य हेतु होता है, वरन प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। राइट, हर किसी के लिए है।
ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने में यूज़ करते हैं वो फर्नीचर होती है। आपका बेड से लेकर आपकी कुर्सी तक सब कुछ। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या ध्यान रखना चाहिए कि वह उपयोगी हो। सजावटी हो इज़ ओके, ठीक है, सजावट का अलग है। सस्ता है वो भी ठीक है, नक्काशीदार है वो भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उपयोगी हो। ये ना होगा ऐसे ला के रख दिया, उसका कोई यूज़ ना हो, राइट। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उपयोगी हो। कमरे के आकार के अनुरूप ही फर्नीचर खरीदना चाहिए। सादे डिज़ाइन का फर्नीचर उत्तम माना जाता है। नक्काशीदार खुदाई वाली फर्नीचर ना तो समुचित देखभाल हो पाती है, ना ही सफाई हो पाती है। फर्नीचर अधिक भारी भी नहीं होना चाहिए कि पता चले कि उठाने और कहीं शिफ्ट करना हो, कुछ शिफ्टिंग में ही प्रॉब्लम आ जाए, मतलब ये भी ध्यान देना चाहिए, राइट। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है बेटा? पुटीन अथवा मोम का प्रयोग, ठीक। फर्नीचर यदि पुराना हो जाए तो उसके कुछ जोड़ खुल जाते हैं अथवा कुछ दरारें भी पड़ जाती हैं, राइट। जस्ट वेट, लेट मी टेक सम वाटर। थैंक्स, नाउ दिस इज ओके। फर्नीचर यदि पुराना हो जाए तो उसके कुछ जोड़ खुल जाते हैं अथवा कुछ दरारें ही पड़ जाती हैं। फर्नीचर की इन दरारों को भरना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पुटीन अथवा पुटीन वैक्स का प्रयोग किया जाता है। पुटीन भरने के उपरांत वार्निश कर देने से फर्नीचर में चमक आ जाती है। पुष्प व्यवस्था बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है भाई हाइजीन का? बताइए। ग्रीक की देवी का नाम है हाइजीन, ठीक। हाइजिया ग्रीक की देवी का नाम है, ठीक। और जो हाइजीन शब्द है वो हाइजिया से लिया गया, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी, ठीक। जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। किस चीज़ को इंगित करता है? मनुष्य को। भारत के पूर्व देशों जैसे भारत, चीन, जापान उद्यानों और पुष्पों से लोगों को सदा से प्रेम रहा है। जापान में पुष्प विन्यास को एक महत्वपूर्ण कला माना गया है। जापान में पुष्प सज्जा का आरंभ 6वीं शताब्दी से हुआ। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व पहले इकेबाना पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार यानी बेसिक सिंबल्स होते हैं। ये 3 टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। शिन स्वर्ग को, सो मनुष्य को, हाइकी पृथ्वी को इंगित करती है, ठीक है। याद कर लो, ये बहुत कई बार क्वेश्चन आ चुका है। शिन स्वर्ग, शा ऐसे बोलो, शिन शा से शिन, सा से स्वर्ग, ठीक। सो मनुष्य, अब इसमें सा मत कहीं घुसा देना जबरदस्ती। सिन स्वर्ग, सो मनुष्य, हाइकी पृथ्वी। सिन स्वर्ग, सो मनुष्य, हाइकी पृथ्वी, राइट। सिन स्वर्ग, सो मनुष्य, हाइकी पृथ्वी। फिर पुष्प सज्जा की जापानी कला को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? अब बताइए, सब जानते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं थोड़ा कितना पेज, अगर ज़्यादा पेज है फिर यहीं स्टॉप कर देंगे। अगर 1-2 पेज बचे हैं, राइट, तो अभी कवर कर लेते हैं। लेट्स सी, थोड़ा लेट मी चेक, हाँ प्लीज़, जस्ट वेट। हाँ 1 2 3 4 5 नेक्स्ट पे आते हैं, राइट। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। सो हम जो है यही बेटा स्टॉप करते हैं, राइट। पुष्प सज्जा यही, ठीक है ना, 25 पे, और यहीं से हम जो है नया अपना लेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए, ठीक है ना। दुनिया को भेजिए तेल लेने, और ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। नेगेटिव लोगों से अपने आप को, मतलब जहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन हो वहाँ से हट जाओ इन द सेंस
अगर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, सुधार सकते हो, देन ओके। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हो, सुधार नहीं सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ से हट जाओ। सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। थिंक अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ लव पर वर्क कीजिए, ठीक है ना। इफ़ यू विल लव टू योर सेल्फ देन सो मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड जो आपको लव करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए। ऑलराइट, ऑनेस्ट रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। एंड आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सो दैट कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो आए तो आप तक इजली पहुंच जाए, राइट। और फ्रेंड्स, अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक्स का कंटेंट हम बस होम साइंस हमारा कंप्लीट होने के बाद हम इकोनॉमिक्स पे आएंगे। और ये जो हमारा अभी 4 पेजेस बचे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के, ये 4 पेजेस कंप्लीट करने के बाद हम 11th की बुक पे आएंगे, होम साइंस, राइट। 11th होम साइंस, देन 10th, देन 9th। ये और प्रैक्टिस बीच बीच में ऐसे चलता रहेगा, कभी चैप्टर आएगा, फिर प्रैक्टिस आएगा, चैप्टर आएंगे, प्रैक्टिस आएंगे। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद एक लेवल पर पहुँचने के बाद जब ये लगेगा हाँ थोड़ा सा भी वी कैन टेक अ ब्रेक, राइट, तब हम इकोनॉमिक्स पे जंप मारेंगे। एंड इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों, चाहे आप CBSE से हो, चाहे ICSE से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन से हो, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी आपका वैसे भी समर वेकेशन चल रहे हैं, अभी आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपके लिए वीडियोस आगे आएंगे, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम का जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, इकोनॉमिक्स का, राइट। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और हमारी जो है पेड बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, TGT PGT होम साइंस, TGT PGT इकोनॉमिक्स एंड CTET एग्जामिनेशन, राइट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लासेस देन आप जो है पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको अपने बैचेस में ऐड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त